अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। दो बड़ी अहम खबरें प्रोग्राम का आगाज़ होने से करते हैं। एक तो सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 48 घंटों के लिए, और इस बीच कोशिश की जाएगी कि फरीक़ैन मिल बैठ के जो मसाइल उनका हल करें। लेकिन पैरेलल हमने देखा कि आज काबुल हो या कंधार, और बिलखुसूस काबुल, अहम तरीन ठिकाने और मराकज़ हैं जिनको हिट किया गया है। एरियल स्ट्राइक्स भी किए गए हैं, ड्रोन के ज़रिए भी हमले किए गए हैं। स्पेन बुल्दिक सारा दिन वहाँ पे मैदान जंग बना रहा। वहाँ भी कई एक बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं अफ़गान तालिबान के जिनको टारगेट किया गया है। और इस सिलसिले में जो अहम खबर सामने आई वो ये कि काबुल में जो हमला किया, जिसको मुल्ला ज़बीउल्लाह जो उनके तर्जुमान हैं, वो ये कहते हैं जी ऑयल टैंकर वहाँ फटा है, उसका धमाका हुआ है। मल्टीपल सोर्सेज ने, कई एक वहाँ के मुकामी सहाफ़ियों ने जब फुटेजेस जारी की तो देखा जा सकता है उनमें कि ये महज एक ऑयल टैंकर का फटना नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी कार्रवाई थी। इसमें अब दो किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि शायद इंटेलिजेंस के किसी अहम बंदे को हिट किया गया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये असल में ख़वारिज और दहशत गर्दों की मरकज़ी क़यादत या उनके ठिकाने या उनके करता धरता यहाँ थे जिनको टारगेट किया गया। डिटेल्स कुछ अरसे बाद मंजर आम पर आ जाएंगी, लेकिन जो ट्विस्ट दिया, स्पिन दिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, वो ये दिया है कि यहाँ पे ऑयल टैंकर फटा है। बिल्कुल भी ऑयल टैंकर के फटने की निशानियां नहीं थी, मल्टीपल फुटेज ने इसका भांडा फोड़ा है। फिर एक और आप देखिए कार्रवाई, यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद, यानी अभी इनके मुल्ला मुत्तकी भारतीय दौरा ख़त्म करके वापस पहुंचे नहीं है, और उससे पहले इन्होंने बॉलीवुड का स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया। वो ये कि आज एक फुटेज इन्होंने जारी किया अपने एक्स के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर जिसे हम कहते थे, और उसमें देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान एक टैंक के ऊपर एक सड़क पर तेज़ रफ्तारी से जा रहे हैं। ये टैंक जो था, इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज से कब्ज़े में लिया है। इंतहाई मनगढ़ंत, होंडा और झूठा दावा था। इसलिए मैंने कहा कि बॉलीवुड का स्क्रिप्ट इन्होंने भी यहाँ पे चालू करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दरअसल T-55 टैंक है जो सोवियत दौर से यहाँ पे मौजूद हैं, अफ़गान फोर्सेस के इस्तेमाल में हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह के टैंक्स कभी भी नहीं रहे, ये पाकिस्तान की इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन अब जो ये सीज़ फायर आई 48 घंटे की, ये कुछ दोस्त मालिक का किरदार भी है। पाकिस्तान का मानना है कि अफ़गानिस्तान तालिबान जो हैं उनके इसरार पर हमने सीज़ फायर की है, इस बीच में पुरअमन रखा जाएगा अपनी बंदूकों को। इसमें क्या बातचीत से मामला बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमसाया तो नहीं बदला जा सकता। और इस सिलसिले में जो सियासी जमातों का किरदार है वो कहाँ होगा। आज बैरिस्टर सैफ कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए तो वो भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। सुहेल आफरीदी भी आज वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए। उसके बाद हलफ का मामला था, गवर्नर KPK ने हलफ लिया। नई काबीना तश्कील पाने जा रही है। कैसे चलेगा निज़ाम, क्योंकि अपोजिशन जमातें अभी भी उनकी नाकद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एक बड़ा मानी खेज ट्वीट कर रखा है। इन मामलों पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। जनरल रिटायर्ड गुलाम दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, एक अरसा दिया है उन्होंने दिफा को, और सूरत हाल को करीब से देखते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में लाहौर में मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब। आप PTA के सीनियर रहनुमा हैं, मुमताज़ कानूनदान भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये T-55 टैंक का वो घूम रहे हैं लेके और कह रहे हैं जी ये तो पाकिस्तानी फ़ौज का है। फिर काबुल को स्ट्राइक किया गया, कंधार को भी, स्पेन बुल्दिक के आसपास इलाकों में भी, और अब सीज़ फायर हो गई है। ये हुआ क्या है अचानक कि तालिबान प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी भोंडे तरीके से कर रहे हैं, और फिर हिट करने के बाद सीज़ फायर की बात भी कर रहे हैं। ये सीज़ फायर क्या वाकई संजीदा होगा, या अभी भी हमें कुछ खतरात होंगे? हमें अभी कुछ नहीं, काफी खतरात होंगे, क्योंकि ये मानने वाले तो है नहीं है। अगर सीज़ फायर, अगर पिछले फायर जब चंद दिन पहले जब बातचीत हुई थी उस वक्त ये मान जाते तो शायद मामलात बेहतर हो जाते, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इनके साथ कितनी दफा बात की, इन्होंने वादे भी किए, जो भी कुछ किया, लेकिन कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया उन्होंने। अब भी वो बातचीत होगी, वादे कर देंगे, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा, और उस गारंटी देने का तरीका कार क्या होगा? सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान अगर बातचीत करे अफगानिस्तान से तो उसको करे बातचीत जब अफगानिस्तान बाकायदा, ये तालिबान की जो रजीम है ये बाकायदा कुछ करती हुई आपको नजर आए। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत है या दूसरे ममालिक एजेंसीज हैं, उन सबको वहाँ से बेदखल करे, और ये जो जिनको उन्होंने पाला हुआ है TTP को, इनके जो रहनुमा हैं इनको पाकिस्तान के हवाले करे ताकि उनको सजा दी जा सके। अगर ये सब कुछ होता है फिर तो पाकिस्तान उनसे बातचीत करे, मानी खेद भी होगी बातचीत, वरना इसके अलावा
और कोई बातचीत चल नहीं सकती। ये मुझे पता है कि चीन ने भी, रूस ने भी बात की है कि भाई आप बातचीत से मसले हल करें। कितनी बातचीत करें इनके साथ, हम कर करके थक गए बातचीत। तभी तो पाकिस्तान को मजबूरन ये कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ। और ये जो प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं, ये देखिए ये आज से नहीं है, ये पाकिस्तान के बनने के बाद से ये भारत के लाइन पे चल रहे हैं। भारत ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही ये जो अफगानिस्तान में चाहे ज़ाहिर शाह थे, चाहे कोई भी हुकूमत थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। ये आज की बात नहीं है। ये हम तो जब नौजवान थे, डेफिनेटली आप एग्री करेंगे कि हम भी नौजवान हुआ करते थे, तो 2 फ्रंट वार पे उस वक्त हम तैयारी करते, अफगानिस्तान की तरफ से भी और इस भारत की तरफ से भी, ये दोनों मिलकर हमला करेंगे पाकिस्तान। इसलिए ये हमारी भूल होगी अगर हम समझेंगे कि ये जो सीज फायर है इसके बाद बातचीत होगी, मसाइल हल हो जाएगा। नहीं होंगे मसाइल हल। जनरल साहब, इससे पहले बाकी मेहमानों की जाने में जाऊं, ये जो मैडमैन थ्योरी है कि जी नेटो आई, सोवियत यूनियन आया, अमेरिका आया, नहीं टिक पाया, और फिर पाकिस्तान जब इसी कन्फ्रंटेशन में आता है, इसी सिचुएशन में आता है, तो उसका मवाजना, ये मवाजना बनता है या सिचुएशन डिफरेंट है इन केस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास वो क्या एडवांटेजेस हैं जो नेटो को, सोवियत यूनियन को या यूएस को नहीं रहे? देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना, जब ये कि सोवियत यूनियन को, अमेरिका को, जब अगर पाकिस्तान के साथ ना खड़ा होता तो ये क्या कर लेते ही लोग? ये सारी पाकिस्तान ने सारा कुछ बर्दाश्त किया, चाहे वो सोवियत यूनियन का था, चाहे वो अमेरिका का था। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से पाकिस्तान ने सब कुछ बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर तो कुछ करने के काबिल नहीं थे लोग। इसलिए पाकिस्तान, जब अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं तो इनको सपोर्ट क्या हासिल होगी? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक फौज ऐसी रखते हैं जो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर इनके सपोर्ट में दूसरी फौजें आ जाती हैं, जो नहीं आएंगी क्योंकि इस वक्त वो दौर गुजर चुका है, इसलिए ये मुआवजना ही गलत बनता है। ये जो भी मुआवजना कर रहा है वो गलत मुआवजना कर रहा है। उनको उस वक्त के हालात का, उस वक्त अफगानिस्तान का और आज के अफगानिस्तान का पता नहीं है। ये तालिबान जो है, ये भी कोई एक यूनाइटेड लोग वो नहीं है, ये मोहल्लत नहीं है। ये इनके आपस में भी काफी डिफरेंसेस हैं और वो भी खुलकर सामने आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी हम ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर, लेकिन वो भी काफी डिफरेंसेस हैं इनके आपस में। बिल्कुल ठीक, वो भी सामने आएंगे। ये खुद आपस में इनके बैठ के बात कर लें, वो बड़ी बात है। सही है। आज किसी ने बड़ा शानदार तबसरा किया था, बहरहाल मानी खेज था कि ये मुल्ला उमर के जो तालिबान थे वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते थे, या मोदी के और अजीत दोवल के तालिबान ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। इख्तियार वली साहब भी हैं और बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी, इनसे सियासी मौज़ूआत पे बात करें। लेकिन इख्तियार वली साहब, सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं, इस मामले में आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की यकसुई है, हाउ टू डील विद अफगानिस्तान? और ये मैं देख रहा हूँ कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें पेरोल पर रिहाई मिले तो वो अमन के क़याम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आप ऐसी पेशकश को खुशाइंद करार देंगे, खुशामदीद कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये वो, मैं इस पे क्या कहूँ, ये उनकी ख्वाहिश ही है कि मतलब उनको किसी तरीके से रिहाई मिले। अगर ख्वाहिश ये होती कि अमन कायम हो तो शायद बात कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। अगर बात अमन की करना चाहते तो वो कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उनका मकसद ही सिर्फ अपनी रिहाई है और अपनी रिहाई के लिए ही वो कुछ जो भी रास्ता हो, लीगली कोई भी हीला बहाना, वो उसके लिए शायद ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता। बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है तो यहाँ पर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अच्छा, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, वो कर लेंगे। और अगर ये उसमें कोई अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो इनकी पार्टी भी मौजूद है और इनकी पार्टी के स्टालवर्ट भी मौजूद हैं, इनकी सूबे में हुकूमत भी मौजूद है। ये कम अज़ कम अगर अपने सूबे के वज़ीर आला को, जहाँ पे इनकी हुकूमत है, उनको ही कोई इतना पैगाम दे दें कि अमन की बात करें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करें, तो वो ज़्यादा बात अच्छी होगी। जब रियासत बात करती है टेररिज्म के अगेंस्ट, ये इनकी पार्टी और इनका वज़ीर आला खड़ा हो जाता है टेररिज्म के साथ। अच्छा, तो ये दो डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये दोहरा मायार, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। और उसको आप कितनी देर चलाते रहेंगे? मतलब गेमिक्स और टैक्टिक्स जो है वो तो एक और इख्तियार साहब, चूंकि ये बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब बैठे हैं, पीटीआई के नुमाइंदा, लेकिन आप एक बात की वजाहत कर दें। आपने कहा कि इनका सीएम फिर उस सूरत में दहशत गर्दों के साथ खड़ा हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, जरा अपना सवाल रिपीट कीजिए। आपने कहा कि इनके सीएम जो हैं वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हो जाते हैं।
ये कब कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया कब उन्होंने ऐसी कोई बात की है। डेफिनेटली आपने देखा होगा, तकरीबन आज से कोई महीना पूरा नहीं हुआ है, बनू में वाकया हुआ था, 19 जवान और अफसरान उसमें शहीद हो गए थे। इनके वजीर आला को कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं बनू CMH में, आप भी वहां तशरीफ लाइए। ये लोग वहां नहीं आए, बल्कि इमरान खान ने ये हुक्म दिया कि अली अमीन साहब आप चले जाइए। और उसी दिन जब प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल खड़े थे CMH में और वहाँ पर वो जख्मियों की इयादत कर रहे थे, उन्होंने जनाजे पढ़े, ये लोग चले गए अफगान सफीर से मुलाकात करने के लिए। व्हाट वाज दैट मैसेज गिवन बाय PTI, गिवन बाय इमरान खान? उसकी हुकूमत, उसके CM ने क्या मैसेज दिया? आपकी जो आपका वफाक है वो एक तरह की पॉलिसी दे रहा होता है, आप दूसरी तरह बात करते हैं। तो ये तो मतलब यकसुई तो नहीं हुई ना। आपको अगर कोई बात भी करनी है, देखो एक मुल्क में वफाकी सतह पर दूसरे मुल्क से मामलात जब तय होते हैं, उसमें दो राय कायम नहीं हो सकती, दो पॉलिसियां नहीं चल सकती। एक गाड़ी का बैक वक्त एक ड्राइवर होता है। हम स्टीयरिंग इस तरफ मोड़ते हैं, आप स्टीयरिंग इस तरफ मोड़ोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया इख्तियार वली साहब ने, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, बन्नू की मिसाल दी है। एटलीस्ट ये रवैया तो दुरुस्त नहीं है जी, चाहे आपकी पार्टी आप उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो इख्तियार वली साहब ने की, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारे मामले की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से पिछले कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, जो बार बार ये बात कहते रहे कि हम लोग, हमारा सूबा दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और उसके लिए वफाक हमारे साथ बात करे। वी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, देयर मस्ट बी अ यूनानिमस पॉलिसी ऑन प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज ऑन फेडरल लेवल। उसके अंदर बार बार ये कहते रहे। और आपने उस वक्त ये भी सुना होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते थे कि मुझे जरगे की शक्ल के अंदर वफाक ये कहे तो मैं जाकर उधर बैठ के अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के बात कर सकता हूँ और ये सारे मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या टैग लगाया गया, क्या लेबल लगाया गया, ये कैसे हो सकता है जी? ये तो गद्दारे वतन, ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, ये जो है बागी लोग हैं, ये रियासत के साथ मिलके नहीं चलते। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि शायद वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस सूबे के अंदर है जिसका सारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी हम लोग हैं। तो जब यहाँ के लोगों को आप ऑन बोर्ड ले लेंगे, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ के पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो फिर आप देखिएगा शायद आपको फ़ौज भी वहाँ पे लड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। कबायली खुद निकल आते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुद निकल पड़ती है पाकिस्तान के दिफा के लिए। लेकिन ये जिस तरह इख्तियार वली साहब ने कहा कि शायद कहीं पे हमारा जो है जो वफाक है और जो सूबा है ये एक पिच पे नहीं है। तो इस पिच पे लाने के लिए मेरा ये ख्याल है KPK गवर्नमेंट तो बार बार ये इल्तजा भी करती रही कि भाई हमारे साथ बैठ के बात तो करो, बैठ के एक पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बना के उसको आगे जो है वो लेकर चलें। आपको याद होगा जब सानहा APS हुआ था तो सारी जमातें ऑन बोर्ड आई थी, इमरान खान साहब। क्यों जी इख्तियार वली साहब, मैं जनरल साहब से बात करता हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं ऑन बोर्ड करते उन्हें जी, उनकी हुकूमत को? वो कह रहे हैं कि हम तो बात करने को तैयार हैं और नौबती नायब पाक फौज के लड़ने की वहाँ पे कबायली खुद उठ खड़े होंगे। जामी साहब, जब बात मुल्क की आती है तो आपको अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होता है। जब आपके वतन की बात आती है, मिट्टी की बात आती है, उसकी सॉवरेनिटी की बात आती है, तो आपको अपने मुतालिबात, शिकायत, गिले शिकवे, तराजात आपको एक साइड पर रखकर आपको आके पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़ा होना होता है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मीटिंग में भी अगर आ जाए तो वहां कहते हैं कि हमारे कैदी को रिहा कर दें। इनके पास दूसरा कोई विजन है ही नहीं, दूसरी कोई बात है ही नहीं, दूसरा कोई इनके पास प्लान है ही नहीं। मतलब इनकी सारी सियासत आपने देखा होगा। हमारे जो नए जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की।
टेररिज्म के खात्मे की कोई बात नहीं की, कौमी यकजहती की कोई बात नहीं की, खुशहाली की कोई बात नहीं की, मिलकर साथ चलने की कोई बात नहीं की। मैं तो वजीर आला बना हूँ इसीलिए कि मैंने इमरान खान को रिहा कराना है जी। और आज उसने हलफ लिया और आज ही इमरान खान साहब का बयान आता है, कहते हैं जी मुझे आप पेरोल पे रिहा कर दें। तो आप अंदाजा कर लें कि गुत्ती ये आपके लिए एतराज है कि आप असल में उनकी रिहाई चाह रहे हैं सिर्फ पेरोल पे। ठीक है जनरल साहब, ये जब तक ये बस जो सूबा जो है जहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट है, सीएम भी चेंज हुए, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल ये डोमेन की बात है, बट अगर ये कंसेंसस ना हो पॉलिटिकली रिलीजियसली पाकिस्तान के अंदर सियासी मजहबी जमातों का, तो ये डिफिकल्ट होता है फॉर द फोर्सेस टू फाइट। लेकिन उसके बावजूद जवाब दिया जा रहा है, भरपूर दिया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हो? इस खला को हम कैसे दूर करें? क्या मसला है? देखिए, मसाइल तो ये जो सियासी कारबीन है ये मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मसला हल तो करना है, इन्होंने ही हल करना है। और यही वो हमारी लीडरशिप है जो पाकिस्तान को यकजहती की तरफ लेके जा सकती है और जाना चाहिए इनको। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, उन्होंने तो कभी दो राय रही नहीं, वो हमेशा से ही पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, चाहे वो भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो। लेकिन आपको एक जो मुल्क के अंदर एक जो फिजा ऐसी कायम करनी है, वो तो हुकूमतों का काम है। ये काम तो जिस वक्त जो लीडरशिप है हमारी हुकूमत में, जो सियासी जमातें हैं, उनका काम है ये आगे बढ़ के कदम उठाएं। हाँ, सूबे का सिंध के मसाइल भी होते हैं, वो भी आपस में आपने देखा पिछले दिनों स्पेट रही इनका आपस में, ठीक है, चलता रहता है सूबों में, फेडरल सिस्टम में तो चलता रहता है। लेकिन बेसिकली तो जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इतने इंटरनेशनल स्टेज पे इतने वाजे आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनको ये रोल आगे बढ़ के लेना पड़ेगा और ये करना चाहिए उनको, ठीक, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। बाकी जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जमात, कोई जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ रही है उस वक्त अगर पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर सियासी जमात को, उन लोगों को ये आवाम खुद मुस्तरद कर देगी। आपको ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवाम, मेरा ख्याल है हम बहुत समझदार हो गए हैं, वो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। ये तो हमें, मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान की अवाम हमेशा से फौज के साथ रही है, अब भी खड़ी है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक, और यही बिल्कुल वो ठीक। चीज है जो पाकिस्तान की फौज को, मैं मजीद भी आपसे इस पे बात करूंगा, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई है उसके आउटकम क्या हो, क्या उन कार्रवाइयों के बाद सस्टेन कर पाएगी इनकी रजीम। और हमने ये लफ्ज़ भी यूज़ किया अपनी प्रेस रिलीज में कि ये तालिबान रजीम है, इंटरिम गवर्नमेंट का लफ्ज़ नहीं, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, इस पर बात भी होगी। ख्वाजा सार रफीक साहब का आज बड़ा मानी खेज दिलचस्प ट्वीट है जो शेर अफजल मरवत के हवाले से, उसके आखिरी जुमले में लिखते हैं कि मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। वक्त आने पर सुहेल आफरीदी साहब के इश्क का भूत खुद इमरान साहब भी उतारेंगे। बैरिस्टर साहब की राय एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तो बैरिस्टर साहब, आपने इख्तियार वली साहब का एतराज़ सुना कि जब मुल्क की बात है तो अनकंडीशनली आपको पॉलिसी के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा, ये जो साद रफीक साहब ने कहा है कि ये मिडिल क्लास जब उतारे जाते हैं तो ये थपकी इनको दी जाती है लड़ने के लिए, हुक्मरानी के लिए नहीं। और शेर अफजल मरवत को उन्होंने हवाला दिया था। आपके सीएम अब मुंतखब भी हो गए, इसके बावजूद कि अपोजिशन काफ़ी है, चल पाएंगे इस बयानी के साथ? देखिए, पहली बात जो इख्तियार वली खान साहब ने की, उस हवाले से मुझे नहीं समझ आती कि इनको कंडीशंस कहाँ पे नज़र आई हैं। अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है, और ये बात पहले भी हुई थी, आपको याद होगा जब कभी नेगोशिएशंस की बात हुई तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई गई और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि हम एक्सेस देंगे इमरान खान साहब तक, आपको जेल के अंदर पूरी लीडरशिप वहाँ पे जाए और जाकर वहाँ पे उनसे बात करे और उसके बाद कोई हम जो है आगे चलने की बात करें। लेकिन आपने भी देखा कि पार्लियामान के उस हुक्म को ना सिर्फ अडियाला जेल के बाहर रौंदा गया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी फाड़ के फेंक दिया गया और एक्सेस नहीं दी गई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन थे वो बार बार ये बात कहते रहे। हम आज भी इस बात पे कहते हैं कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी पाकिस्तान की अफवाज के साथ। जब पाकिस्तान की सलामती का मामला आएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमले का मामला आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले, वो कह रहे हैं ये तो बात ठीक होगी, लेकिन आप रिहाई चाहते हैं बस। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, आज भी प्रोफेसर सैफ हूँ या आपके नए वज़ीर आला हूँ, बस उसकी रिहाई चाहते हैं, उसके अलावा एजेंडा कोई नहीं आपका। पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अलीमा खान साहिबा के अगर बयानात देखें तो हमारी सिर्फ इमरान खान साहब की एक ही डिमांड रही कि यार मेरे खुदा का वास्ता है केसेस की सुनवाई की जाए, मेरे जो केसेस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उनको सुन लिया जाए, मेरिट के ऊपर फैसला कर दिया जाए। उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक है?
देखें बात ये है, और अब मैं तो वही बात दर्ज कर रहा हूँ ना, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ क्या? आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो एक आने वाले थे सीनियर तरीन, उनको उठाकर आपने, चले वो तो पुरानी बात है, कहानी कहीं और से कहीं चली जाएगी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इन मामलात के बाद उसके बाद अगर एक तोशाखाना केस हमारा, अलकादर ट्रस्ट का केस हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है अपील, हम बार बार उसके अंदर अर्ली हेयरिंग्स की एप्लीकेशन को, सर मेरा सवाल आपसे ये था कि नए सीएम वो बयानिए का बोझ उठा पाएंगे जो अली अमीन नहीं उठा पाए? देखें, जो नए सीएम आए हैं ग्रास रूट लेवल से आए हैं, उन्होंने लोकल बॉडीज का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बाद में उन्होंने प्रोविंस। साद रफीक साहब कह रहे हैं मिडिल क्लास को थपकी दी जाती है लड़ने के लिए, हुक्मरानी के लिए नहीं। मैं इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 जो MPs KP के असेंबली के अंदर बैठे हैं सारे मिडिल क्लास से हैं। पंजाब के अंदर जो 106 बैठे हैं सारे मिडिल क्लास से हैं। क्या वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया अर्ज करते हैं और उस बयानिए को लेकर चलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ला सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। इख्तियार वली साहब, आप सब बेइख्तियार हुए, सुहेल आफरीदी मुंतखब होने में कामयाब हुए, JUIFA की पटिशन नहीं लगी, गवर्नर को हलफ देने का कहा गया, आपकी क़यादत आपके वाले समझते थे कि शायद सुहेल आफरीदी को मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा, मुंतखब भी हुए हैं, तकरीर भी करेंगे, इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश भी है उनकी, और वो कहते हैं कि इश्क़ इमरान खान में मैं मारा जाना चाहता हूँ। क्या मसला है आपको उनसे? तो फिर मेरे ख्याल में साद रफीक वाली जो ट्वीट है वो फिर दुरुस्त है कि जब उसने खुद ही कह दिया कि मैं मारे जाने के लिए इश्क़ इमरान में आया हूं, तो फिर साद रफीक की ट्वीट जो है वो फिर ठीक ही लग रही है। एक बात मैं इनको बता दूं बैरिस्टर साहब को कि देखें, जब बात होती है ना पाकिस्तान की वकार की, सावरेनिटी की, सालमियत की, बका की, ये दूसरे मुल्कों से जंगों पे जब बात आ जाती है, दुश्मनों से बात करने का वक्त आता है, मुकाबला करने का वक्त आता है, मुकालमे का वक्त आता है, तो आपको चीज़ों को कंडीशनलाइज नहीं करना होता। आपके लीडर को चाहिए कि वो अनकंडीशनल गैर मशरूत तौर पर ऐलान करे कि मेरी अगर कहीं ज़रूरत है, मेरे वज़ीर आला की ज़रूरत है, मेरी पार्टी की ज़रूरत है, तो हम साथ खड़े हैं पाकिस्तान के, हम साथ खड़े हैं आपके बयानिए के साथ और हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो फिर हमें जब ज़रूरत होगी, हुकूमत को ज़रूरत होगी, अगर आपको पेरोल पे रिहा करना होगा तो फिर हम वो खुद वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन आप पेरोल पे रिहाई की अपनी बात पहले करते हैं और दूसरी बात फिर बाद में करते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को आप अनकंडीशनल करें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा भी लगता है, ऐसे बुरा लगता है अगर आप ऐसे कहते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं सुहेल अफरीदी की इलेक्शन की, तो देखें जामी साहब, इलेक्शन पे तो उस वक्त सवाल उठा जब हमने ये कहा कि आपके रेजिग्नेशन में पहले आपने इस्तीफ़ा भेजा जो टाइप शुदा था। गवर्नर साहब ने कहा कि ये इस्तीफ़ा, आप अजीब वज़ीर आला है, 1.5 साल आप वज़ीर आला रहे हैं, आपको रेजिग्नेशन का पता ही नहीं है कि कैसे लिखा जाता है। फिर उन्होंने 11 तारीख को हैंड रिटन भेजा, फिर उसमें एक दस्तखत एक जैसा, दूसरा दस्तखत दूसरा जैसा, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नर ने इनको बुलाया। इख्तियार वली साहब वैसे ईमानी कलामी बताएं, एक बात तो बताएं ना, एक बात तो बताएं, जहां दीदा सियासतदान है, वैसे इस एतराज़ की कोई तुक बनती थी जब एक बंदा कह रहा है हाँ मैंने किया है, इस्तीफ़ा दिया है, और वो पार्लिमान में बैठा है सुहेल आफरीदी के साथ कि इसको मुंतखब करें? वैसे कोई तुक बनती थी, कोई और जवाब घड़ लेते? जामी साहब आपके इस सवाल की कोई तुक बनती है? बिल्कुल बनती है। ये बताइए, 100% बनती है। इस्तीफा मैं बताता हूं ना आपको, तो सुन लीजिए ना, मैं बताता हूं। एक इस्तीफा उनका आता है 8 तारीख को, दूसरा इस्तीफा आता है उनका 11 तारीख को। फ्लोर ऑफ द हाउस सुहेल के साथ असेंबली में बैठा है वो 13 तारीख को। तो पहले इस्तीफे आए थे या पहले 13 तारीख आई थी? तो सर आप भी जरा देख लीजिए ना, दोनों चीजों को जरा करें। यानी मैं कर लेता हूं, मैं आपके कहने पे कहता हूं, मैं आपके कहने पे बात मान लेता हूं। एड अप कर ले, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मान रहा हूं, लेकिन सवाल सुन लीजिए। जी जी प्लीज जरा सुन लीजिए, थोड़ा सुन ले। 9 तारीख को जब इनकी पार्टी का इजलास हुआ पेशावर में, सीएम हाउस में बैठे हुए थे ये सारे लोग, और वहां पर यह तय हुआ कि कल हमने अली अमीन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है। उसके बाद फिर 11 तारीख को अली अमीन का दूसरा इस्तीफा आता है। क्या आपके पास ये खबर नहीं है? अच्छा, मैंने आपकी बात, ठहरिए, मैंने आपकी हर बात मान ली कि आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं,
लेकिन अगर आप अपोजिशन का दिफा सिर्फ इस्तीफे के दस्तखत ठीक नहीं है, उस पे अगर मबनी है ना, तो सर जी बड़ा ही कमजोर दिफा है, यकीन जाने। कोई और दिफा आप ले लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे साहब, ये गवर्नर की तो बड़ी रस्मी हैसियत होती है आइन में, वो तो इस्तीफा नहीं रोक सकते अगर सीएम चाहे इस्तीफा देने के लिए। लेकिन जब आप सीधी बात करते हैं तो ये मेरे भाई जो है उसको कहते हैं कुत्तों को बनता है। नहीं बिल्कुल नहीं माइंड करते, इख्तियार साहब खुले दिल के बंदे हैं, आप खुल के बात करें। अब आइन के आर्टिकल 235 सब क्लॉज 8 उसके बाद कोई कमी बेशी रह जाती है। एंड व्हेन वी हैव अ पोजीशन, व्हेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस हिमसेल्फ हैज स्टेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी मैंने रेजिग्नेशन दे दी है, और वो बैठे हैं बैंक मैनेजर की तरह कि जी ये सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे इसलिए मैं ये चेक कैश नहीं करूंगा। भाई आप होते कौन है? आपका तो एक रस्मी सा किरदार है। आपके पास इस्तीफा आया, आपने उसको मंजूर करना ही करना है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं जी मैं आई टेंडर माई रेजिग्नेशन, तो आप होते कौन है? और फिर देखें ना इसी चीज़ को ये आइन और कानून की धज्जियां कैसे बगेरते हैं। हमें उसी आइन की आर्टिकल को एंडोर्स करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ा, और अगर ये ठीक थे तो क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी को इंटरवीन करना पड़ा? और उन्होंने कहा कि आप सीएम मुराद शाह से जहाज लें और जाएं, फौरन पहुंचे और आइन के मुताबिक अपना काम करें। इसका मतलब इख्तियार साहब की बात उन्हें सुनी नहीं ना होगी बिलावल ने। मेरा भी ये ख्याल है कि शायद इनकी बात नहीं सुनी। असल जो मसला है जामी साहब ये है, नहीं, एक मिनट गुजारिश सुन लीजिएगा। अच्छा। कि जो बात सही है कम से कम उसको सुनने का, उसको मानने का हौसला होना चाहिए। इख्तियार वली साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब इस तरह की बातों के ऊपर कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो फिर एक जो है ना वो मजाक बनता है। जब एक चीज हुई है, आपको पता है कि 90 मेंबर्स उनके पास हैं, आपका ही जो है वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो आकर कहते हैं हम ये हुकूमत नहीं बनने देंगे, हम सुहेल खान अफरीदी को सीएम नहीं बनने देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तो उनके हक में फैसला किया कि गवर्नर हरफ उठाएं। इख्तियार साहब, हारा हुआ केस कैसे हो गया ये? अभी तो नौजवान आया है सीएम बन आज के पेशावर का आपको नहीं तो आया तो बिल्कुल आ जाए। क्या जो पहले वाला आया था वो नौजवान नहीं था? ठीक हो गया जी। आप भूल गए जब परवेज खट्टर खान लाया था तो उसको कहते थे कि मैं मलंग को ले आया हूँ। उसके बाद जब दूसरा आया महमूद खान, उसको कलंग का नाम दे दिया। फिर अली अमीन आ गया, उसको दबंग का नाम दे दिया। अब जो नया आया है ये तरंग है। वाह वाह वाह। तो इमरान खान तो हमेशा वो ऐसी ऑनलाइन मलंग दबंग तरंग क्या आपने जो है सुर ताल मिलाई हुई है। तो यार कोई बंदा ऐसा भी लाओ जो सूबे के लिए काम करे, जो कहे कि मैं इश्क पाकिस्तान के लिए आया हूं, जो कहे कि मैं इश्क पख्तूनख्वा के लिए आया हूं, मैं इस मिट्टी पे मर मिटने के लिए आया हूं, मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है। मैंने इस सूबे में जो गवर्नेंस बर्बाद हो गई, इससे पहले भी वजीर आला आपका था जो 1.5 साल हुकूमत करके गया है, वो इस सूबे को 200 अरब रुपए के स्कैंडल आपके हैं, वो आपका मुंह चढ़ा रहे हैं। लेकिन कमाल है आप उसकी वकालत कर रहे हैं। मुझे आप पे भी हैरत होती है। मैं हैरान हूं कितने पढ़े लिखे लोग, बैरिस्टर भी हैं और आपकी तरह और भी इस जमात में जो खानदानी लोग हैं, ऐसे आपको क्या याद ही नहीं है कि ये 200 अरब रुपए कोहिस्तान के स्कैंडल हैं। डिफॉरेस्टेशन में जंगलात आप खा गए। मतलब वहां पर एक मिनिस्टर 35 और 40 करोड़ रुपए में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कैबिनेट में बैठा है। एक सेक्रेटरी 15 करोड़ और 20 करोड़ रुपए देकर सेक्रेटरी बनकर बैठा है। आप उसकी वकालत करते हैं। आपके जेब में, आपके हाथ में जो फाइल है, ये लिटरली इट्स अ स्टिंकिंग फाइल। कम से कम अपने पाकिस्तान के लिए बात करें, मत करें इस तरह। सिर्फ नहीं कि सिर्फ आप पार्टी पॉलिटिक्स को देखें और डर्टी पॉलिटिक्स को देखें, इस वतन के लिए भी बात करें। वो सूबा जो झुलस रहा है, 4 करोड़ उसकी आबादी है। आपको पता है, आपको क्या पता है? मैं खुद उस घर से ताल्लुक रखता हूं। मेरे घर में 2 विक्टिम है इस टेररिज्म के। आपके पे कभी गुजरी है? अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे। बिल्कुल। माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बाप, भाई, किस किस के जनाजे हमने नहीं उठाए। और आपकी छतरी के नीचे, आपकी हुकूमत की छतरी के नीचे खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म की फैसिलिटेशन होती है। आप जाके पब्लिक से पूछिए, बैरिस्टर साहब आपको बताएंगे कि आपकी जमात ये टेररिस्ट लोगों का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है। फिर आप बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं टेररिस्ट विंग बन चुका है आपकी जमात। मैं बिल्कुल। और फिर उनका ये पहला नुकता तो काबिल गौर है ना। जनरल साहब बोर नहीं हो रहे, मेखर महजूज ही हो रहे। मैंने उनसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बात करनी है। जनरल साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा मैं उनका जवाब ले। ठहरिए,
ये बात तो उनकी अपनी जगह दुरुस्त है ना कि परवेज़ खटक साहब के फ़ज़ाइल बयान किए गए, फिर कहा गया ये तो ठीक नहीं है। फिर महमूद खान साहब, वो भी आपकी उम्मीदों पूरा, फिर आए अली अमीन गंडापुर, वो भी नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है जो चौथा बंदा आपने लाया, कल को 6 माह बाद आप कहेंगे कि ये ठीक है? देखें, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर वो स्ट्रेंथ के अंदर है तो उसका प्रेरोगेटिव है, उसने किसको कहाँ मुझे पे एक बात बुलाना बताएं, है। आपके तीनों तजुर्बा CM KP के कामयाब हैं? नहीं, हमारे बहुत सारे तजर्बात जो है वो नाकामयाब थे, और इंसान हमेशा सीखता है, हम सीख कर तो आगे एक बार चले। सीखा, 2 बार सीखा, 3 बार सीखा, चौथी बार भी सीखा। मैं वही गुजारिश करता हूँ। देखिए, आपने खुद देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर आपने यहाँ पंजाब में बुजदार सरकार दे दी। जिन हालात के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2.5-3 साल से गुजर रही है, वो आपके सामने है। लोगों को तोड़ा गया, तोड़ के दूसरी सियासी जमातों के अंदर भेजा गया। बिल्कुल नहीं टूटे। शायद सुहेल को पूरा वोट मिले, एक बंदा बाहर था बैरून मुल्क, कोई बंदा नहीं टूटा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, आप 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, लोगों को जो है घरों से उठा लिया गया, प्रपोजर सेकेंडर उठा लिए गए, उसके बावजूद इस पार्टी ने 2,70,00,000 वोट लिए। अपनी जगह उसके बाद मैं तो कहता हूँ इसकी वकालत करता हूँ, बाकी सारी जमातें 1.25 करोड़ वोट लेकर आज 2/3 के साथ, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि परवेज खट्टक का तजुर्बा आपने कहा ठीक नहीं, उसके बाद अगला आया महमूद खान, फिर बड़ा उसके बारे में उसके फजाइल बयान किए गए, वही बंदा आप देख लें कहाँ खड़ा है। फिर आते हैं आपके अली अमीन गंडापुर साहब, और अब ये चौथा। तो वो तजर्बा गाह क्यों बनाई हुई है आपने? गुजारिश ये है, तजर्बा गाह अली अमीन गंडापुर का जो टेन्योर है, बेहतरीन टेन्योर। आपको सवाल जो अच्छा लगे इनके बारे में वो आप उसकी दाद देंगे। मैं अर्ज करता हूँ, अली अमीन गंडापुर का टेन्योर हर लिहाज से बेहतरीन टेन्योर था। सिर्फ एक टेररिज्म को छोड़ के, और उसके ऊपर भी मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और शुरू दिन से कह रहा हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ दे वर ऑन बोर्ड, एक दूसरे के साथ मिलके चलते, तो शायद आज ये टेररिज्म का मामला ना होता। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सेहत कार्ड बंद हुआ है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसका करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस के अंदर है, डेफिसिट के अंदर नहीं है। पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पे तरक्की हो रही है। ये बात करते हैं कि बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, तो बात तो मैं भी कर देता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है अरबों रुपए के स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं। भाई, आप वफाकी हुकूमत हैं, आपकी 3 प्रोविंसेस के अंदर हुकूमत है, सारे इदारे आपके पास हैं, कुछ चीज साबित तो करें। मैं रोक रहा हूँ, ठहरेगा, मैं जनरल साहब से बात करनी, क्योंकि साथ हसास मौजू भी ज़ेर बहस है। जनरल साहब, ये डायलॉग की जैसे आपने बात की, अफगान हुकूमत के साथ बार बार हुए भी, ये नागुज़ीर क्यों हुआ है पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए टू स्ट्राइक देम डीप इनसाइड? और दूसरा, क्या ये जो तालिबान रजीम है ये सस्टेन कर पाएगी अगर टारगेटेड कार्रवाइयाँ ऐसे ही काबुल कंधार में इंपॉर्टेंट हेड्स के खिलाफ हुई? सो विल दिस रजीम बी एबल टू सस्टेन? सर देखिए, सस्टेनेबिलिटी तो 2 तरह की हम बात कर रहे हैं। क्या ये इफेक्टिव रहेंगे? अगर जिस तरीके से टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कार्रवाइयाँ तो इनके खिलाफ तो नहीं हो रही, वो उनके खिलाफ हो रही हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी होती है, जहाँ से लोग तैयार होकर आते हैं, जो दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर है, वहां पे कर रहे पाकिस्तान कार्रवाई। तालिबान के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन तालिबान की रजीम, जिसे मैंने पहले भी कहा, अगर ये उनको खुद निकाल दें, उनको खुद उनसे निपट लें, तो पाकिस्तान को क्या मसला है इनके साथ? पाकिस्तान ने तो उनसे यही हमेशा कहा है ना कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। और दोहा कोर्ट का मेन नुक्ता भी यही था कि पहला नुक्ता यही है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो इन्होंने तो वो उस नुक्ते का भी ख्याल नहीं किया, उन्होंने ये ख्याल भी नहीं किया कि पाकिस्तान ने किस कदर एफर्ट की है इस दोहा कोर्ट को अचीव करने के लिए। ये हमेशा कोई तफसील में जाए तो पाकिस्तान ने तो अपना बहुत बड़ा कैपिटल इस पे लगा दिया था सिर्फ इनके लिए। तो अब अगर ये अपने जो वादे किए हुए हैं, उन्होंने जो एग्रीमेंट पे साइन किया, उस पर अमल नहीं करना चाहते, फिर क्या करे पाकिस्तान? तो पाकिस्तान तो कार्रवाइयां उनके खिलाफ कर रहा है, उस जगह पे कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जगह इस्तेमाल हो रही है, और हमें अच्छी तरह पता है पाकिस्तान को, इसीलिए वो कार्रवाइयां हो रही हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन ये तालिबान रजीम क्या खुद अपने आप को संभाल पाएगी? क्योंकि इनके लिए मसाइल है ना, ये तो इन्हीं के सारे पर, ये तो गन फॉर हायर बन गए हुए हैं, ये कंडुएट है, पैसे से आते चले थे। अमेरिका $3 अरब देता है इनको, कहाँ जाते हैं इनके पास? आपने कभी गौर किया सीट पर? भारत इतने पैसे दे रहा है, कहाँ जा रहे हैं उनके पास? तो अगर ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर, और फिर जो इनके अपने जेबें हैं ये भर रही हैं, इनकी अपनी जायदादें दुनिया से बाहर जहां जहां में चाह रहे हैं बन रही हैं इनकी, तो फिर अवाम का और इनका आपस में ताल्लुक भी तो बिगड़ रहा है ना साथ। बिल्कुल, तो इनका आपस में
आज जन साहब एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसके ऊपर उस तरह से बात हो नहीं रही। किसी ज़माने में यही जो लोग थे खटक को बड़ा मुक़द्दस हैसियत देते थे नज़रियाती तौर पर, अब वो अजीत दोवल की थ्योरी दुरुस्त साबित हो रही है। अब दारुल उलूम देवबंद, मुझे ये बात करने दें, मैं इख्तियार वली साहब से पूछूंगा, उनका भी ये मौजू है, बैरिस्टर साहब से पूछूंगा कि अब वहाँ पे उनकी दस्तारबंदी होती है, वहाँ उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, और अजीत दोवल की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि कैसे वो दारुल उलूम देवबंद की जो पोजीशन है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर, और वो हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो हकानिया से दारुल उलूम देवबंद तक का सफ़र है, ये हमारी कमियां कोताहियां तो हैं या हम बेबस थे? नहीं, हम बेबस नहीं थे। अच्छा, हमारी कमियां कोताहियां ये है कि हमने भारत को दोबारा वहां जगह बनाने की इजाजत दी, हमने वो स्पेस खाली दी, तब भारत आया वहां पे। और अब जो कुछ भी हो रहा है, ये देखिए, इसको आप एक और नजरिए से भी देखिए। ये वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट हुआ, जो भी है तालिबान की जो रजीम है, इनकी जो फौज है वो हम पर चढ़ दौड़ी। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ आप देखें तो वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भी तशवीशनाक हैं, और फिर बाकायदा पाकिस्तान को अंदर से दहशतगर्दी का एक सामना है। तो क्या ये किसी स्टेज पे सिंक्रोनाइज करके हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा तो नहीं है इनका? बिल्कुल। मुझे तो यही शक आ रहा है कि मुझे वो ले गए, उनको देवबंद ले गए वहां पर, वो ले जाने का मकसद इनका यही था, दुनिया को बताएं कि ठीक है, इस वक्त भारत और अफगानिस्तान में जो रजीम है इकट्ठे खड़े हैं, और किसके खिलाफ खड़े हैं ये बताइए ना। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा इस रीजन में किसी और के खिलाफ को मसला तो नहीं बना हुआ इसका, तो पाकिस्तान के खिलाफ ही है, कि भारत का हो या अफगानिस्तान का हो, वो क्यों है मसला पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये बड़ी अहम बात है जो मैं कह रहा था कूड़ा खटक से दारुल उलूम देवबंद की। आप उनकी गुफ्तगू वहाँ देख लें, उनकी जो सताइश हो रही है वो देख लें, तो ये हमारा भी तो स्ट्रेटजिक एक लूप होल है ना। जी, मैंने तो आपसे अर्ज की ना कि हमारा ये किसी स्टेज पे जो हम लोगों ने खुद अपने आप को पीछे किया, हमारा ख्याल था कि ये खुद अपने आप को संभाल लेंगे, और ये जो पाकिस्तान के साथ जिनकी अटैचमेंट रही है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनकी आवभगत भी की है, इनके लिए हर किस्म की कुर्बानियां भी दी हैं, तो ये इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन वो साबित हुआ कि नहीं, वो बात तो नहीं चली इनकी। ठीक है, अब ये खुद ही अपना किबला शिफ्ट करके देवबंद चले गए हैं वहां पर, और यहीं से सब कुछ तरबियत, जिनकी लीडरशिप सारी पाकिस्तान में यहाँ पर। अब क्या अब आपको बताएं हम जी, ऐसा ही तो उन बड़े पुराने लोग हैं ना, हमने तो खुद मतलब एनीवे ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्ला उमर ने कहाँ से मजहबी तालीम हासिल की, पर मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये इख्तियार वली साहब के ख़त्म भी मैं रखूँगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर से, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता हाईलाइट किया। उन्होंने कहा जी कि जो भारत भर में मुसलमान तालिब इल्म हैं, उनके वज़ाइफ या स्कॉलरशिप तो बंद किए जा रहे हैं, भारत भर में जो मदारिस हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान को फैसिलिटेट करने के लिए दारुल उलूम देवबंद को वो आसाइश दी जा रही है जो बाकी मदारिस को नहीं है, और उनके तालिब इल्मों को यहाँ ला के उनकी जो ज़हनी तौर पर तरबियत करनी है उसके लिए उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, जबकि वहाँ मौजूद तालिब इल्म जो मुसलमान हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मुनाफ़कत है मोदी सरकार की जो खुली होकर सामने आ रही है अगेंस्ट वन फ्रंट, दैट इज़ पाकिस्तान। जनरल साहब भी बात कर रहे थे, इख्तियार वली साहब की राय भी मैं लूँगा बैरिस्टर साहब की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात तो कर रहे हैं, मैंने इख्तियार साहब से बैरिस्टर साहब से बात की, लेकिन जनरल साहब अभी जब मैं आपसे मुखातिब जो बराह रास्त प्रोग्राम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब अभी स्टेटमेंट चल रही है, एक इंटरव्यू में वो फरमा रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है पीस कीपिंग के लिए तो पाकिस्तान को गाज़ा फ़ौज भेजनी चाहिए। तुर्की और मलेशिया का नाम भी उसमें वो अपनी स्टेटमेंट में ले रहे हैं। डू यू थिंक कि ये अगर नौबत आए तो पाकिस्तान इस काबिल है, पाकिस्तान भेजनी चाहिए फ़ौज, ट्रुप्स भेजने चाहिए पीस कीपिंग के लिए? देखिए, पीस कीपिंग जब ये हमास अनाम हो जाएगी, डिसाम हो जाती है, फिर पीस किसके खिलाफ रखना है अपने आप? बिल्कुल ठीक। मेरे तो ख्याल है पाकिस्तान को इससे एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीड़ा है जो अल्टीमेटली सिर्फ पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा। पाकिस्तान को इससे एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी मुल्क हैं वो शायद इतना बड़ा बोझ उठाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान अब जब खुद भी अंदरूनी तौर पर खतरात से दो चार है, वेस्टर्न फ्रंट भी हमारा एक्टिव हुआ है, ईस्टर्न फ्रंट से भी खतरा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इससे अगर हम पीछे रहें तो बेहतर है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, खाली यहाँ तक ही रखे तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक सर, आई एग्री विद यू बीइंग अ स्टूडेंट कि वहाँ पे अगर पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं और वहाँ पे देन को तसादुम होता है इसराइलियन के साथ, सो दैट विल बी समथिंग जिसका अहाता हम नहीं कर सकते कि इनडायरेक्टली शायद झोंका जाए उस सिलसिले में। बहरहाल उनकी स्टेटमेंट वज़ीर दिफा की, आप उसके ऊपर गुफ्तगू तो होगी आने वाले दिनों में। इख्तियार वली साहब, जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था और ये भी जुमला
आप जनरल साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं या आप ख्वाजा साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं? दोनों की अपनी जगह पे मोहतरम है, उसकी कदर की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त खित्ते के हालात बदल रहे हैं उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर हम दारुल उलूम हक्कानिया की बात करें, दूसरी तरफ हम कंपैरिजन करें दारुल उलूम देवबंद की, तो आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान की पोजीशन पहले कभी ऐसा नहीं थी जिस तरह आज है। आज आप तारीख के ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम जो आपकी पोजीशन थी वो सारी चेंज हो गई है। कभी भी आपका ईरान के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रहा। आज ईरान की पार्लियामेंट आपका जिंदाबाद का नारा लगा रही है। आज बट हमें प्रॉब्लम है ना सर इस सब के, ये मुझे वैसे तो पाकिस्तानी बड़ी खुशी होती है जब मेरे मुल्क के सरबराहान की इज्जत अफजाई होती है और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेचर में इजाफा होता है। बहुत अप्रिशिएट मैं करता हूँ वैसे तो पाकिस्तानी, बट प्रॉब्लम सीरियस ये है कि ईस्टर्न फ्रंट हो इंडिया वाला, वेस्टर्न फ्रंट हो अफगानिस्तान वाला, वहां तो शांति नहीं है ना, सुख नहीं है ना सर। वहां हमने क्या खोया पाया? हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट जो हैं वो देवबंद। ये याद रखिए जामी साहब सुन लीजिए, जब आप क्राइसिस से निकल रहे होते हैं, जब आपका जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है ना, तो लोग बड़ी कोशिशें करते हैं, कभी ईस्टर्न से, कभी वेस्टर्न से, कभी साउथ से, कभी वेस्ट से आप पे हमलावर होंगे। लेकिन आई बिलीव कि हम जिस दिन जो ख्वाब देखा था इकबाल ने, जिसकी ताबीर दिखाई एक कायद ने, उसकी तकमील के लिए आज की ये जोड़ी जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की, आज हम उस तकमील के लिए हम चल पड़े हैं। हमने रख्त सफ़र बांध लिया है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे जितने भी दुश्मन बन जाए, जितने भी ताने बुने, जितने भी आप नेक्सस बनाए, वो सब टूट जाना है और पाकिस्तान सलामत ही रहेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान पे हमलावर होंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनकी ख्वाब ख्याली है। पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था, इंशाल्लाह तक क़यामत सलामत रहे। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अब इसमें हमारी वो पोजीशन नहीं है जो कभी हुआ करती थी कि हमारे साथ पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं होता था। आज मेरे ख्याल में दुनिया पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है, एक वक्त में बैक वक्त। सर उसका वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, दुनिया इसको नोटिस कर रही है, इट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड। बट इशू ये है कि वही दुनिया अपने इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर क्यों नहीं लगा पा रही। और अनलाइक दैट जनरल साहब, दिल्ली जैसे हमारी जो जोड़ी, अल्लाह सलामत रखे जी, फील्ड मार्शल साहब, वो प्राइम मिनिस्टर, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। इसी तरह से जनरल साहब इसके पैरेलल आप देखिए, न्यू दिल्ली और काबुल की जोड़ी भी खुल के सामने आ रही है। पाकिस्तान इस जोड़ी का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? अल्टीमेटली किसी स्टेज पर जाकर तो अफगानिस्तान से तो बातचीत होगी और वो बातचीत की जो कंडीशन है इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान तय करेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम पुराने जितने मुआहदात के उनकी रोशनी में हमें ये वाज़ेह हो गया है कि सिर्फ कागज पे लिखे हुए जो अल्फाज हैं वो मायने नहीं रखते। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जब तक ये जो तालिबान रजीम है कुछ करती हुई आपको नजर नहीं आएगी, तो उस वक्त तक ये कहीं आगे हम नहीं जा सकेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अफगानिस्तान को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान के बगैर या पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर उनका अपना सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इस स्टेज पर ये बातचीत तो होगी, लेकिन ये बातचीत के लिए जो कंडीशंस है वो पाकिस्तान वो खुद तय करेगा। और उसमें ये बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कंडीशन कि ये टेररिज्म के खिलाफ जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया है इसको वो आगे बढ़ाते जाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन दोहा कोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तब तो बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत के साथ जहां तक ताल्लुक है, देखिए भारत तो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस वक्त से। उनकी पहले जो आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत खत्म हो जाएगी, वरना खुदा खास बाई फोर्स खत्म कर दी जाएगी। और वो इस पर अमल पैरा है, उन्होंने चेंज नहीं किया उसमें चाहे वो मोदी हुकूमत की बात कर लें, आप कांग्रेस की बात कर लें, तो ये बांग्लादेश तो कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही बना ना। इसलिए तो हमें ये गलत फहमी कभी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, अगर हम ये सामने रखें तो फिर बिल्कुल ठीक सर। ठीक है सब, योर लास्ट कमेंट्स। ये ख्वाजा साहब की जो राय है, जनरल साहब तो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ थोड़ा गुरेज करना चाहिए। देखिए जनरल साहब जो राय दे रहे हैं मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी कहूँगा ये टेक ऑफ की बातें सुनते सुनते जामी साहब कान पक गए।
अच्छा। जब भी इनकी हुकूमतें आती हैं जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा तो है, तुसी फिर जब तब जाते नहीं दे देते हो ना। हैं जब जाते हैं कुछ नहीं होता वो पाकिस्तान कहते हैं के आप धरने बदले। दे देते हैं बीच में। और मेरी गुजारिश ये है, देखें पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा। ये वही खैबर पख्तूनख्वा इनको है, ये प्रॉब्लम वही होती है। पाकिस्तान है, ये वही अफगानिस्तान है। जब 2018 से लेकर 2022 तक आपने पुरअमन यहाँ पे अमन देखा है, यहाँ पे किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं थी। आपका अफगान फ्रंट बिल्कुल खामोश था, बल्कि वो आपके साथ खड़े थे। इख्तियार वली पिछले कह रहे हैं कि 2-2.5 आपकी बात साल दुरुस्त के नहीं अंदर- है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज वहाँ पे इख्तियार हम साहब, आपका जंग जो मुख्तसर कमेंट है, बहुत जंग लगा मुख्तसर। के बैठ आप गए कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं? मुख्तसर सा कमेंट दीजिएगा। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं जामी साहब के ये जब पाकिस्तान, इनको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान पे हमला हुआ, हमने जंग जीती इनकी बगैर। वली खान साहब, हमें क्यों प्रॉब्लम होगा जब इंडिया के साथ अटैक आया? सबसे पहले हम खड़े हुए, हमने अपने धरने रोक दिए, हमने अपनी मूवमेंट रोक दी। छोड़े जी, हम लोग चले, हम लोग ना करें बैरिस्टर साहब, ना करें। अलीमा खान ने कहा था कि ये नूरा किश्ती है। आप कमाल करते हैं। जो आपके नईम हैदर पंजोता साहब है, उन्होंने खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। आपका इख्तियार वली साहब, वो स्टेटमेंट आपकी नजर से बिल्कुल नहीं गुजरी होगी। जब हमारे उन दिनों के अंदर जलसे जुलूस थे, हमने उनको रोक दिया। जलसे जुलूस रोक दिए थे, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, वक्त मेरा खत्म हो गया। इख्तियार वली साहब, जनाब मुस्तफा साहब, वैसे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह।